नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। क्या मोदी सरकार स्वदेशी के नाम पर निजी क्षेत्र की चुनिंदा कंपनियों पर पैसे लुटा रही है, खासतौर पर ऐसी कंपनियां जिनका संबंध आरएसएस से है? और क्या सरकार के 12 लाख कर्मचारियों को जोहो के ईमेल सर्विस पर भेजने के पीछे यही रणनीति है? एक प्राइवेट कंपनी के हाथों सरकार का संवेदनशील डेटा पहुंच जाए, क्या ये देश के हित में है? ये भी कहा जा सकता है कि ये डेटा अब आरएसएस के हाथ पहुंच गया है, क्योंकि जोहो के संस्थापक आरएसएस से जुड़े हुए हैं। स्वदेशी के नाम पर क्या संघ को हमारी आपकी निजता में सेंध लगाने की इजाजत दी जा सकती है? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का सफर। ये जोहो के संस्थापक हैं और ये है इसका लोगो। आजकल ईमेल और तमाम इस तरह की चीज़ों पे ये कंपनी सामने आई। हमें बताते हैं कि दरअसल मामला है क्या और किस तरह से ये काम कर रही है। दरअसल बीते एक साल में केंद्र सरकार के 12 लाख कर्मचारियों का ईमेल सरकारी nic.in से एक निजी कंपनी यानी जोहो पर शिफ्ट हो गया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय भी अब जोहो पर है और गृह मंत्री अमित शाह का पर्सनल ईमेल भी जोहो पर पहुंच गया है। हालांकि डोमेन वही है nic.in या gov.in government.in। आपको सामने से कुछ नहीं लगेगा कि ये कोई गैर सरकारी या निजी कंपनी है, लेकिन ये जो ईमेल हैं, इनका स्टोरेज, इनका एक्सेस, इनका प्रोसेस, ये सब कुछ जोहो के नियंत्रण में आ गया है। अभी शिक्षा मंत्रालय की ओर से भी 3 अक्टूबर को एक आदेश जारी किया गया कि जोहो सूट यूज करिए, यानी अपने कर्मचारियों से कहा है शिक्षा मंत्रालय ने कि वो लोग जोहो का मेल यूज करें। आखिर ये जोहो है क्या जिस पर सरकार इस कदर मेहरबान है? और जाहिर है इसके पीछे एक आर्थिक मसला भी है, लेकिन इसे हम जाने इससे पहले हम देख लेते हैं कि एनआईसी क्या है, जिसे टाटा बाय बाय करने की तैयारी इसमें दिख रही है, जिससे शिफ्ट करके जोहो पर कर्मचारियों को ले जाया गया है। तो एनआईसी के लिए हमें इंदिरा गांधी की याद करनी पड़ेगी। वैसे तो 1976 आमतौर पर इमरजेंसी लगाने के लिए याद किया जाता है, लेकिन उसी साल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दूरंदेशी से भरा एक ऐसा फैसला लिया जिसका आने वाले दशकों में भारत को काफी फायदा हुआ। इस साल नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी एनआईसी की स्थापना हुई, जो डिजिटल इंडिया और आज का जो ई गवर्नेंस है इसका आधार है। यानी वो शुरुआती चरण था जिसका आज हम एक बड़ा एक भवन देख रहे हैं, वो बुनियाद थी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करने वाला एनआईसी भारत सरकार का अपना आईटी संगठन है, जो ई गवर्नेंस, आईसीटी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सेवाओं का निर्माण करता है। यह केंद्र, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर अपनी सेवाएं प्रदान करता है। यानी डिजिटल क्रांति का आधार ये एनआईसी है। सरकार के सभी मेल अभी तक एनआईसी के जरिए ही संचालित होते थे, यानी वो जीमेल गूगल पर नहीं थे, अपना एनआईसी था और उस पर पूरा सरकार का ही नियंत्रण था। जाहिर है एनआईसी ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया और देश में डिजिटल क्रांति को संभव किया। लेकिन कुछ वर्षों में सरकार एनआईसी से ज़्यादा एक और कंपनी पर मेहरबान नजर आ रही है। 12 लाख कर्मचारियों की ईमेल, जैसा हमने बताया, अब जोहो के जरिए संचालित हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? पहले जान लेते हैं कि ये जोहो है क्या। ये जोहो के संस्थापक हैं श्रीधर वेम्बू और ये कंपनी का मुख्यालय है। ये एक भारतीय मूल की क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसे 1996 में श्रीधर वेम्बू ने शुरू की थी। तमिलनाडु के तेंकासी में इसका मुख्यालय है। ये कई तरह के टूल्स और एप्स बना चुकी है, जैसे ईमेल यानी जोहो मेल, सीआरएम जोहो सीआरएम, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जोहो प्रोजेक्ट। आजकल तमाम जो कंपनियां हैं, खासतौर पर छोटे और मध्यम आकार के जो कंपनियां हैं, वहाँ पर जोहो का काफ़ी इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये सस्ता है और कहा जाता है कि ये जो उपयोग करता है उनके अनुकूल भी ये सॉफ्टवेयर है। हाल ही में इसने एक मैसेंजर ऐप भी विकसित किया है, अरात्ती, यानी
जैसे आप व्हाट्सएप को देखा है आपने, उसी तरह से एक अपना भारतीय एक मैसेंजर टूल संदेश जिससे आप भेज पाएंगे, वो अरत्ताई के नाम से, माफ़ करिएगा अरत्ताई, ये कुछ तमिल नाम है। तो अरत्ताई जो है वो विकसित किया है इसी कंपनी ने, और हालांकि थोड़ा उसमें अभी प्राइवेसी का इशू है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी एक भारतीय कंपनी का यूं तरक्की करना खुशी की बात है। लेकिन 2 साल पहले मोदी सरकार ने इस पर कुछ ऐसी मेहरबानी शुरू की कि लोगों का ध्यान इस कंपनी की पृष्ठभूमि पर चला गया, और जो पृष्ठभूमि पर था वो सामने आ गया, और तब कुछ चौंकाने वाली जानकारियां मिली। और फिर वो फैसला तो हुआ ही जो हमने आपको बताया शुरू में कि 12 लाख कर्मचारियों का ईमेल बदल गया। और कैसे हुआ वो? दरअसल 2023 में डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन जो है उसने ज़ोहो के साथ 7 साल का अनुबंध किया, और 7 साल के अनुबंध में क्या हुआ कि nic.in और gov.in के डोमेन से जो 12 लाख सरकारी जो कर्मचारी थे उनका ईमेल अब ज़ोहो पर शिफ्ट हो गया। इसमें पीएमओ भी है। और केंद्र सरकार के कितने कर्मचारी हैं? 34.6 लाख कर्मचारी हैं। और ज़ोहो की प्रति कर्मचारी 300 रुपये सालाना फीस अनुमानित है, यानी 1 अरब 3 करोड़ 80 लाख रुपए इस ईमेल की फीस, यानी ज़ोहो पर जो शिफ्ट हुआ है, सालाना सरकार इस कंपनी को इतना पैसा देगी। ध्यान रखिए, इसके पहले एनआईसी वो काम कर रहा था जिसे कोई फीस नहीं दी जानी थी, यानी सरकारी खजाने से एक ऐसी कंपनी पर ऐसे काम के लिए 1 अरब से ज़्यादा हर साल सरकार लुटाएगी जिसकी ज़रूरत नहीं थी। और वैसे सिर्फ केंद्र की बात है, राज्यों के कर्मचारियों की तादाद को जोड़ लिया जाए तो देश में कुल कर्मचारियों की तादाद है 2.15 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि ये 4-5 अरब रुपए सालाना इस कंपनी को दिए जाएंगे अगर सबके ईमेल ज़ोहो पर आ जाए। ये काम एनआईसी क्यों नहीं कर सकती थी? ऐसा लगता है कि एक स्वदेशी और सरकारी एनआईसी की जगह निजी कंपनी ज़ोहो के हाथ संसाधनों को लुटाया गया है, और साथ में डेटा भी सौंपा गया है, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब ज़ोहो के हाथ में सरकारी फाइल्स और दस्तावेज भी हैं, यानी उसकी पहुंच यहां तक है। एनआईसी में केवल सरकारी कर्मचारी और अफसर काम करते हैं, उन्हें हर बात की जवाबदेही देनी होती है। यहां पर अब आप निजता से, गोपनीयता से समझौता करते नजर आ रहे हैं। एक निजी कंपनी है, कल वो निजी कंपनी किसी और बड़ी इंटरनेशनल या ऐसी कंपनी का हिस्सा बन सकती है जिसकी हम आज कल्पना नहीं कर सकते। तब ये सारा डेटा उस मल्टीनेशनल कंपनी के हाथ भी जा सकता है, यानी देश की संवेदनशील फाइल्स यानी पीएमओ के दस्तावेज भी एक निजी कंपनी के जरिए पहुंच सकते हैं बाहर। हालांकि आज भी वो निजी कंपनी के हाथ में तो है ही। हालांकि सरकार और कंपनी का दावा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो तो सकता है। तो क्या स्वदेशी का अर्थ सरकार की किसी कंपनी को कमजोर करके किसी निजी कंपनी को फायदा पहुंचाना है? मोदी सरकार के तौर तरीकों से तो यही लगता है। लेकिन ठहरिए, बात इतनी नहीं है। इस मेहरबानी की एक और वजह है। यह वजह है श्रीधर वेम्बू और आरएसएस का रिश्ता। ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर, ये एबीवीपी का 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। 22 नवंबर 2024 को हुआ। गोरखपुर का जो दीनदयाल विश्वविद्यालय है वहां पर 22 नवंबर को श्रीधर वेम्बू वहां पहुंचे थे और उन्होंने इस अधिवेशन के मुख्य अतिथि के रूप में इसे संबोधित किया था। छात्र प्रतिनिधियों को संबोधित किया था। वहां स्वावलंबन, ग्रामीण विकास, तकनीकी नवाचार और शिक्षा सुधार आदि पर उन्होंने भाषण दिया था। एबीवीपी आरएसएस का अपना छात्र संगठन है, ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। और यहीं पर नहीं, इससे पहले 2023 में चेन्नई में भी एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी वो गए थे एबीवीपी के। और उससे पहले 6 फरवरी 2019 को चेन्नई में आरएसएस का एक अपना आयोजन था,
रिसर्जेंट भारत, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? श्रीधर वेम्बू। यानी वेम्बू ने चेन्नई में सीधे सीधे आरएसएस का जो कार्यक्रम था उसके मुख्य अतिथि के रूप में वो शामिल हुए और ये कार्यक्रम आरएसएस की जो आईटी शाखा है उसने आयोजित की थी। श्रीधर वेम्बू का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से व्यक्तिगत और वैचारिक जुड़ाव रहा है। हालांकि वे इस बात से इनकार करते हैं कि वे आरएसएस के सदस्य हैं, लेकिन वेम्बू स्वदेशी जागरण मंच, जो आरएसएस की ही एक आर्थिक शाखा आप कह सकते हैं, उसके सदस्य तो हैं। और ये उन्होंने मनी कंट्रोल जो वेबसाइट है उसके एक इंटरव्यू में स्वीकार किया। बात सिर्फ इतनी नहीं है, वे अपने प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल आरएसएस के नैरेटिव को गढ़ने और उसके खिलाफ आई तमाम चीज़ों को, प्रचार को रोकने के लिए भी करते हैं। ये हमारा आरोप नहीं है। एक और सज्जन से आप मिलिए, उनकी तस्वीर देखिए, थोड़ी धुंधली है, सरवन राजा। ये जोहो कॉर्प के पूर्व मार्केटिंग मैनेजर सरवन राजा हैं। अक्टूबर 2018 में इन्होंने कंपनी छोड़ दी थी। वजह, सरवन ने एक इंट्रानेट ब्लॉग पोस्ट लिखी थी। इंट्रानेट होता है जो कंपनी के अंदर आप कुछ लिखते पढ़ते हैं, वो बाहर से नहीं पढ़ा जा सकता। कंपनी के आंतरिक एक तरह से चर्चा का मंच होता है इंट्रानेट। एक इंटरनेट है और दूसरा इंट्रानेट। इंटरनेट जब आप बाहर से संवाद करते हैं, इंट्रानेट जब आप अंदर संवाद करते हैं। तो कंपनी के अंदर एक इंट्रानेट ब्लॉग था, उन्होंने पोस्ट लिखी और वो आरएसएस पर थी। उन्होंने कहा था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस की भूमिका ऐसी नहीं थी जैसा प्रचारित किया जाता है। आरएसएस हर मंच पर जिंगोइज्म के साथ कब्जा कर रहा है, उन्होंने ये कहा था। जबकि इतिहास इस बात पर अलग कहता है कि वे कितने देशभक्त थे। यानी आरएसएस ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था, ये बात सरवन राजा ने लिखी। इस पर वेम्बू बहुत नाराज हो गए और उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि आप फ्री स्पीच के नाम पर यहां कुछ भी नहीं कह सकते। अपने मूल्यों को, यानी अपने वैल्यूज को फैलाने के लिए अपना खुद का मंच बनाओ। मैं आपको निकालूंगा नहीं, लेकिन मैं आपसे बहुत असहमत हूं और मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब आपका मूल्य तंत्र यानी वैल्यू सिस्टम कंपनी और उसके सीईओ के विश्वासों पर इतना विपरीत है, तो आप यहां काम करना क्यों चुनते हैं? यानी साफ साफ वेम्बू कह रहे हैं कि आपने आरएसएस पर जो टिप्पणी की है वो हमारी कंपनी के वैल्यूज़ के साथ मेल नहीं खाती, सीईओ यानी उनके साथ मेल नहीं खाती, उनके बिलीफ्स के साथ। और ऐसे में आप यहाँ पर क्यों काम कर रहे हैं? जाहिर है सरवन कुमार ने कंपनी छोड़ दी। उनके आरएसएस से जुड़ाव को लेकर, यानी श्री वेम्बू के जुड़ाव को लेकर बॉयकॉट जोहो ट्रेंड भी चल चुका है, ट्विटर उन दिनों था, लेकिन इन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 2021 में मोदी सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। यह तय हो गया कि वेम्बू जोहो के नाम पर दरअसल आरएसएस का एजेंडा पूरा करने का उपक्रम खड़ा कर रहे हैं। जोहो के मेल के इस्तेमाल का अर्थ है कि अपने डेटा किसी निजी कंपनी को ही नहीं, आरएसएस के हाथ में सौंप देना। यानी हमारी निजता में एक ऐसा एनजीओ सेध लगा रहा है जो रजिस्टर्ड भी नहीं है। वैसे निजता का सवाल पूरी दुनिया में टेक कंपनियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा है। इसके लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है ताकि साख बनी रहे, लोग भरोसा करें कि अगर वो कोई संदेश भेज रहे हैं, कोई मेल भेज रहे हैं, तो कोई तीसरा उसे पढ़ ना ले, वो कंपनी भी ना पढ़ ले। और इसके कुछ उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। ये क्लिपर्ड चिप का मामला है। सरकार ने डिवाइसों के बैकडोर चिप लगाने का एक प्रस्ताव दिया था अमेरिका में, तो कंपनियों ने इसे स्वीकार नहीं किया और कहा कि हम इंक्रिप्शन विकसित करेंगे, और वैसा उन्होंने किया, एंड टू एंड इंक्रिप्शन, ताकि कोई पढ़ ना ले, और इसे उन्होंने विफल कर दिया। फिर एक बर्नस्टीन केस आया। वहाँ पे एक मैथमेटिशियन जो डैन बर्नस्टीन है, उन्होंने साबित किया कि इंस्क्रिप्शन कोड संरक्षित भाषा है। अदालत ने फैसला दिया कि कोड निर्यात नियंत्रण के दायरे में नहीं है। सरकार ये कह रही थी कि ये जो आप निर्यात करते हैं वो हमारे नियंत्रण में होना चाहिए कोड वहाँ पर। फिर गूगल ने एक लड़ाई लड़ी, चीन सेंसरशिप और डेटा मांग रहा था,
गूगल ने चीन से अपने को अलग कर लिया। चीन में गूगल की कोई सेवा नहीं। एप्पल और एफबीआई की एक बड़ी महत्वपूर्ण लड़ाई, सैन बर्नार्डिनो, ये 2016 में एक आतंकी हमला हुआ था, इसमें आईफोन का इस्तेमाल किया गया था। तो एफबीआई जो अमेरिका की एक तरह से जांच एजेंसी है, फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, उसने आईफोन को अनलॉक करने की मांग की थी एप्पल से, और एप्पल कंपनी ने इनकार कर दिया। उस समय के सीईओ जो टिम कुक थे, उन्होंने इसका सार्वजनिक विरोध किया। फिर एफबीआई थर्ड पार्टी से वो फ़ोन को एक्सेस कर पाई, लेकिन फिर एप्पल ने सॉफ्टवेयर अपडेट करके उस कमज़ोरी को ठीक किया और लोगों को ये एक तरह से संदेश दिया कि आपके डेटा, आपके संदेश सुरक्षित है। फिर जो आप जानते हैं बड़ा मशहूर जो स्नोडेन लीक का मामला है, उसमें भी एनएसए जासूसी के बाद गूगल ने इंक्रिप्शन को मजबूत किया। जो तमाम लीक हो गई थी सरकारी दस्तावेज, उसको भी लगातार वो सुधारते जा रहे हैं। और फिर व्हाट्सएप वर्सेस पेगासस, ये लड़ाई भी सामने आई। मेटा ने स्पाईवेयर पेगासस के खिलाफ मुकदमा किया। मेटा जो व्हाट्सएप का मालिक है, और तमाम कमज़ोरियों को उसने पैच किया। तो इन तमाम कंपनियों ने अपने देश की सरकार से निजता के अधिकार को लेकर संघर्ष किया। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि श्रीधर वेम्बू सरकार के हिस्से हैं, वो कैसे लड़ेंगे। श्रीधर वेम्बू 2021 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NASB के सदस्य नियुक्त किए गए। ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड जो अजित डोभाल के नेतृत्व में है। 2024 में उन्हें UGC का भी सदस्य बनाया गया। ये तो खैर समझ में आने वाली बात है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड, अब आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि वेम्बू कभी अपने ग्राहक की निजता की परवाह करेंगे अगर सरकार उसे भंग करना चाहे। वेम्बू तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में है, और मोदी सरकार को विपक्ष में उठी हर आवाज राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आजकल खतरा लगती है। यानी विपक्षी नेता या कार्यकर्ता अगर जोहो का इस्तेमाल करते हैं तो वे हमेशा सरकार की निगरानी पर रहेंगे। सरकार अगर जोहो पर अरबों रुपए लुटा रही है तो उसका हर दरवाजा सरकार के लिए खुला ही रहेगा, ये शक तो किया ही जाएगा। कुछ साल पहले कू को ट्विटर, यानी अब जो एक्स है, उसका विकल्प बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसे दक्षिणपंथियों का इतना जबरदस्त समर्थन मिला कि बाकी लोग वहां गए ही नहीं। कू अब कहां है कोई नहीं जानता। साग का यही संकट जोहो पर भी मंडरा रहा है, जिसे पद्मश्री वेम्बू साहब को समझना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा शो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।